नमस्कार, मैं रविकांत। मंथन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इसमें केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के बारे में जानकारियां प्रदान की जाती है, जैसे स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, जनधन योजना, किसान सम्मान निधि योजना और भी जो योजनाएं हैं उससे क्या लोगों को लाभ पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, और साथ ही इस देश को विकसित भारत बनाने के लिए, न्यू इंडिया बनाने के लिए प्रधानमंत्री संकल्पित रहे हैं। उसी के निमित्त अभी हमारे साथ दो अतिथि हैं जो इन सभी बातों के बारे में जानकारियां प्रदान करेंगे। पहले हमारे साथ हैं आनंद प्रकाश सिंह जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। अब एक और अतिथि हैं हमारे साथ राकेश मिश्रा जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये दोनों अतिथि अभी हमें इन सभी योजनाओं के बारे में, केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारियां प्रदान करेंगे, मगर उससे पहले हम देखेंगे एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने साल 2015 में स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की। इसका मकसद प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय युवाओं के बीच औद्योगिक और उद्यमशीलता कौशल विकसित करने के साथ साथ उद्योग की मांगों और कौशल आवश्यकताओं के बीच की खाई को पाटना है। सरकार ने साल 2015 में ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की भी शुरुआत की, जिसके जरिए सरकार का मकसद युवाओं को कौशल विकास की फ्री ट्रेनिंग देकर उनको रोजगार के योग्य बनाना और आजीविका में बढ़ोतरी करना है। इस योजना को प्रधानमंत्री यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक 1,42,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके अलावा रोजगार परखता और कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उद्योग संचालित पाठ्यक्रम चलाने के लिए देश भर में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र स्थापित किए गए हैं। देश के युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच का ही असर है कि आज लाखों की तादाद में युवा अपने मनचाहे क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर देश और दुनिया में रोजगार पाने में सक्षम हुए हैं। साथ ही देश के विकास में भी अहम योगदान दे रहे हैं। ये वो पहल है जो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने में बहुत कारगर साबित हो रही है। अब हम आएंगे अपने अतिथि के पास कि केंद्र सरकार के योजनाओं के बारे में, जिससे इस देश को विकसित भारत बनाना है। वो आनंद प्रकाश जी से हमारा पहला सवाल रहेगा डिजिटल इंडिया के बारे में। तो हमें डिजिटल इंडिया के बारे में आप हमें बताएंगे कि इससे देशवासियों को क्या फ़ायदा हुआ और हो रहा है, और इसका जो अंतिम व्यक्ति तक कह सकते हैं कि इसका लाभ मिला है, नहीं मिला है, इसके बारे में हमें आनंद प्रकाश जी बताएंगे। जी नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगा कि डिजिटल इंडिया जो है वह इस राष्ट्र के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और आगे निभाती जाएगी। एक कहते हैं ना हम कि ग्लोब इन द हैंड, तो ये डिजिटल इंडिया ने कर दिया है। आज आपने अभी मुझसे ये प्रश्न पूछा कि क्या नीचे तक लोग लाभान्वित हैं? बिल्कुल है। आज इस योजना के तहत अगर हम ध्यान से देखें तो आज बहुत छोटी बात लेते हैं, स्टूडेंट्स। आज स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं अपने घरों में और या किसी विद्यालय में, और उनकी जो क्लासेस चल रही है वो कहीं और हो रही हैं, वहाँ से कंडक्ट हो रही हैं, लाभ मिल रहा है। इसका एक छोटा उदाहरण दूं तो आज मैंने आज से कुछ दिन पूर्व देखा कि पाकिस्तान के बच्चे कह रहे हैं कि हमारी पढ़ाई तो हिंदुस्तान से होती है, यहाँ तो पढ़ाई ही नहीं है जी। ये कब निर्भर है, कब ये विकास हो गई इतनी बड़ी जी। विदेशों में बैठे बच्चे कह रहे हैं हमारे राष्ट्र के बारे में डिजिटल इंडिया जी। रुपये पैसे का लेन देन क्या परिवर्तन है हम देख सकते हैं, आज महसूस कर सकते हैं। आज आप कहीं भी जाएं तो एक रिक्शे वाले भी आजकल दे देते हैं कि लीजिए इसमें आप पेमेंट कर दीजिए। यहाँ तक कि कभी तो मैंने यहाँ तक देखा है कि किसी उत्सव में, विवाह उत्सव में भी गए तो वहाँ भी लोग ने वो स्वैपिंग मशीन लेकर के रखा हुआ उन्होंने कि भाई अब तो आजकल वो जो एक तरीका होता था कि लिफाफे में करके देना, अब तो स्वैप किए और चले आए। मैंने यहाँ तक देखा है साउथ इंडिया में। तो देखिए डिजिटल इंडिया एक इतनी बड़ी विकास की तरफ हमारे नौजवानों को खास तौर से लेके जा रही है, जो हमें अगर ध्यान से देखें तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे पहुंचने के लिए इससे अच्छी कोई परिवेश नहीं हो सकती। जब तक आप विश्व को समझेंगे नहीं,
आप वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं। और इतनी बड़ी आबादी भारत की है कि ये इसी के द्वारा संभव है और आगे होता जाएगा। और इसके अनेक स्वरूप है, अनेक है। अगर हम इस विषय को जैसे अगर देखें तो किसान, अगर वो आज है डिजिटल इंडिया पे है, अवेलेबल है, वहाँ से वो पोर्टल को डाउनलोड किया और करके, और अनेकों स्कीम है सरकार की। स्किल इंडिया में आपने फॉर्म भर लिया, खाद के लिए कोई विषय आया तो उस पर आपने सर्च कर लिया और फिर उसके बाद आप उस विषय को जानकारी है। और अगर जानकारी नहीं रहेगी तो आप काम कैसे करेंगे? ये मैंने एकदम जमीनी स्तर की बात आपको तो क्या प्रधानमंत्री जी जैसे कहते हैं कि 2047 तक विकसित कर लेना है, तो इस डिजिटल इंडिया की योजना से क्या 2047 तक भारत विकसित हो जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सशक्त मार्ग है। मार्ग जब तय होता है, जब रास्ता बनता है, तब आप गंतव्य को तय कर पाते हैं। ये मार्ग बनाया जा रहा है, बन चुका है। अब गंतव्य को तय करना तो हमारे और आपके और समाज के ऊपर है। कोई व्यक्ति अच्छी चीज देगा, लेकिन देगा उसका लाभ किस प्रकार उठाएं, तो मुझे पूरा भरोसा है यहाँ के राष्ट्र के नौजवानों के ऊपर कि वो इसका लाभ पूर्णतः उठा रहे हैं, उठाएंगे और आगे अपने दादाजी और पिताजी को भी आजकल बताते हैं कि पिताजी आप जो है ये वाला खेती ऐसे नहीं कीजिए, देखिए मैं आपको अभी सर्च करके दिखा देता हूँ फ़ोन में और आप देखिए। ये तो बड़ी सवाल हो रही है कि नौजवानों तक ये बातें पहुँच रही है या जा रही है? क्या इससे और भी जो कह सकते हैं कि जो उम्र हो चुकी है, जैसे दादाजी दादी जी, ये वहाँ तक उसकी योजना का लाभ, ये महत्वपूर्ण बातें हैं कि वहाँ तक क्या कैसे? मैंने अभी आपको कहा कि दादाजी खेती कर रहे थे पुराने स्टाइल में जी, और जो उनका ग्रैंडसन, पोता जिसको हम कहते हैं, वो उनको समझा रहा है कि देखिए वो वाला जो खेती था ना, उसमें इतना ही उपज होता था और खाद जो है ना वो पुराने ढंग से हम डाल रहे थे, अब देखिए ये आ गया। तो डिजिटल में यही नहीं है। आज आपके पैक सिस्टम है जहाँ पर आपने धान को बेचा किसानों के लाभ के लिए, वहाँ जाता है, वहाँ से मनी आपके अकाउंट में आती है। तो ये सब डिजिटली चल रहा है। ये सारी योजनाएं जो हैं वो मैंने कहा ना, ग्लोब इन द पाम। तो इसका अर्थ यही हुआ कि आज विश्व को आपने अपने एक हाथ में, एक पाम में रख करके आप देख रहे हैं। यही नहीं, विश्व में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसका भी आप अनुभव एक ग्रामीण क्षेत्र में, पहले प्राचीन नहीं, मैं कहता हूँ भारत की आज़ादी के बाद भी खबर 3 दिन बाद अखबार पहुँचती थी गाँव में जी, और तब खबर पढ़ा जाता था जी, और तब लोग जानते थे गांव में जी। उस समय एक रेडियो होता था, BBC लग गया, अगर वो छूट गया टाइम तो खत्म। अब जो वो कान से कान वाली बात है, आधी ही पहुंचती थी। अब जब मर्जी आप देख लीजिए, जब मर्जी आप जान लीजिए। तो आनंद प्रकाश जी अभी डिजिटल इंडिया के बारे में बता रहे थे। अब हम जानेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है, राकेश मिश्रा जी से अभी हम जानेंगे और समझेंगे, ये जानकारियाँ प्राप्त करेंगे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसको कैसे देखते हैं? ये इस योजना से लोगों तक क्या लाभ पहुंची, कितना लोगों तक पहुंची, या क्या कुछ, उसके बारे में हमें ज़रा विशेष जानकारी देंगे रवि जी। सर्वप्रथम तो इस मंथन कार्यक्रम में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और जहाँ तक प्रश्न है जनधन योजना के विषय में जी, तो जनता के बीच में सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो पहुँचे, आर्थिक रूप में भी पहुँचे। इसके लिए ज़रूरी है कि हर आदमी का एक अकाउंट हो। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जब कहा था कि भारत के हर व्यक्ति के पास उसका अपना एक अकाउंट नंबर होगा, तो देश इस बात को पचा नहीं पा रहा था कि कैसे संभव है कि जिस आदमी के पास घर नहीं है, जिस आदमी के पास मकान नहीं है, जिस आदमी के पास पहचान नहीं है, 140 करोड़ की आबादी जिस देश में है, जिस देश का 70% से ज़्यादा आदमी गांव में रहता है, उसका बैंक अकाउंट भी हो जी। और प्रधानमंत्री ने और इस 11 साल की सरकार ने इसको कर दिखाया। आपको आश्चर्य होगा जान के कि हमारे देश में 50 करोड़ लोग ऐसे हैं आज के डेट में जो सीधे बैंकों से जुड़ गए जी, जिनके पास अपना बैंक का खाता है। ये राष्ट्र को मजबूत करने के दिशा में बहुत बड़ा कदम है जी। आपका जो प्रश्न है,
इसका उत्तर बहुत विशाल है। जी देखिए, हम एक आदमी हैं, जी हम गांव में रहते हैं, हम झोपड़ी में रहते हैं, हम किसी के खेत में काम करते हैं, जी और हमको भारत सरकार कोई स्टाइपन देना चाहती है, कोई पेंशन देना चाहती है, कुछ किसी तरह से आर्थिक सहायता करना चाहती है। हम बूढ़े आदमी हैं, कि हम विद्यार्थी आदमी हैं, कि हम विधवा हैं, और ये पैसा हम तक पहुँचे और हमको 100% पैसा मिल जाए, और कल भेजा गया हो और आज मिल जाए, और परसों आने वाले कल परसों में उस पैसे का हम यूज़ कर लें, ये कितनी बड़ी बात है। और देश के 50 करोड़ आदमी तक, गरीब आदमी तक अगर ये लाभ पहुंच गया तो इससे गरिमा बढ़ती है राष्ट्र के लोगों की, इससे पहचान मिलता है उनको, इससे उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना मिलती है। रवि जी, ये बहुत बड़ी बात है, कहने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन आज का जो भारत है उसको मजबूत बनाने के लिए, देखिए, अगर आपके पास 2 रुपया हो और आपके पास 2000 हो, 2 रुपया हो कहीं जा रहे हो तो आप कुछ और आदमी हैं, 2000 रुपया हो और आपके पास हो तो आप कुछ और आदमी हैं। आज देश के गरीब लोगों के पास अपना बैंक है, अपनी पहचान है, तो राष्ट्र के निर्माण में रवि जी एक बहुत बड़ा कदम है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो जनधन योजना जब 10 साल पहले, आज से ठीक कह सकते हैं, नई नई सरकार बनी थी नरेंद्र मोदी जी की, उसके बाद जब यह लाए थे तो इसको लेकर कई बातें हो रही थी, चाहे वह बैंकों में भीड़ लगे या फिर जो एक बैग इतने खाते खुल रहे थे तो उसके जरिए भी कई बातें उठ रही थी। तो उन सभी बातों के इतर हम देखते हैं कि जो भ्रष्टाचार और इन तमाम चीज़ों पर जो बात हो रही थी, जो डायरेक्ट दिल्ली से पैसा चल के डायरेक्ट जो अकाउंट में आ रहा था, तो क्या उस पर अंकुश लगा है या डायरेक्ट उनको सुविधाएं या जो राशि है वह डायरेक्ट पहुंच रही है? तो इस पर सीधे तौर पे हम कहें कि जो अनियमितता की जो इसमें बड़ी बात उठती थी पहले, क्या इससे छुटकारा मिल गया है या फिर क्या कुछ और बातें, हमें इसके बारे में आप हमें और डिटेल्स में जानकारी दे सकते? रवि जी, आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया है। सरकारें एयर कंडीशन रूम में बैठ करके योजना बनाती है, किसके लिए बनाती है? हमारे लिए बनाती है, आपके लिए बनाती है, देश के गरीब जनता के लिए बनाती है, गरीबी उन्मूलन के लिए बनाती है, रोजगार के लिए बनाती है, विकास के लिए बनाती है, और इसके लिए अरबों अरब रुपया भेजती है। और वो रुपया अगर हम तक नहीं पहुँचे, बीच में वो पैसा, हमारा पैसा, जनता का पैसा, जनता के टैक्स का पैसा गवर्नमेंट के पास होता है, गवर्नमेंट उस पैसे को मैनेज करती है, वो उस पैसे को वो जनता तक, गरीब जनता तक भेजती है जी, और वो पैसा रास्ते में लूट जाए जी, तो ये तो बहुत दुखद है। चलिए राकेश जी, इस बात पर प्रधानमंत्री जनधन योजना पर ये कई महत्वपूर्ण बातें जो बता रहे थे कि कैसे पहले वहाँ से आती थी पैसा और यहाँ हो जाता था, यानी उस पर सीधे तौर पर अंकुश लगा। तो प्रधानमंत्री का जो सपना है विकसित भारत का, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इससे सीधे लाभ आम लोगों को, आम जनमानस तक, आखिरी पंक्ति तक हो रहा है। तो अब हम आएंगे स्किल इंडिया पर। स्किल इंडिया, आनंद प्रकाश सिंह जी से हम ये प्रश्न कर रहे हैं कि स्किल इंडिया से आखिर क्या लाभ हुआ है भारतवासियों को, यहाँ के लोगों को, हमें ज़रा विस्तार से बताएंगे। देखिए, भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, आबादी के तौर पे देखें तो जी लगभग 150 करोड़ जी, मामूली नहीं जनसंख्या ये। इस जनसंख्या को नियोजित और संयोजित दोनों करना उससे भी बड़ा कठिन कार्य है। विश्व की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पूल ऑफ यूथ है, उस यूथ को कन्वर्ट करना एक एनर्जी की तरफ, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा कला है। तो इस कला को कैसे विकसित किया जाए, हम एमए कर लेते हैं, बीए कर लेते हैं, उसके बाद हम रिवर्ट करते हैं कि अब हम करें क्या जी। जबकि विदेशों में देखा जाए, ऐसे कई राष्ट्र हैं, मैं भी गया हूँ,
जहाँ मैंने देखा कि बच्चों की पढ़ाई प्रारंभ होती है और प्रारंभ होते एक जिसको बेसिक स्टडी कहते हैं वहाँ तक हो गई, उसके बाद उनके रुचि अनुकूल कार्यों में उन्हें लगाया जाता है। तो ये चीज़ की खोज कि अब हमारे यूथ जो हैं उनका समय बर्बाद ना हो, वो अपनी रुचि अनुकूल कार्य में घुसे, और कार्य ऐसे तो कोई नहीं कर पाता है। आनंद जी बड़ी बात कह रहे हैं स्किल इंडिया को लेकर कि BA MA करके, और वो स्किल का जो ये प्रधानमंत्री जी ने ये बातें इसमें जो जोड़ा है और जो ये योजना चलाई है स्किल इंडिया, तो इसमें जो महत्वपूर्ण बातें आ रही है भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, जो बातें बार बार चाहे वह चुनाव हो या फिर और भी ऐसे कार्यक्रम हो या अभियान हो, उसमें ये बातें आती है। तो स्किल इंडिया को लेकर क्या उसमें जो रोजगार और ऐसी कई चीज़ों पर जो बात होती है, तो क्या ये स्किल इंडिया का वहाँ पर लाभ मिलेगा? जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के युवा हैं, उसमें शिक्षा से और भी चीज़ों से कनेक्ट करके भी देखा जा रहा है, बताया जा रहा है। तो क्या वहाँ पर सीधे कहें कि भारत को विश्व गुरु बनाने में क्या इस स्किल इंडिया की क्या महती भूमिका होगी? सबसे महत्वपूर्ण तो ये है जी कि भारत या कोई भी राष्ट्र जी अगर अपना विकास चाहता है तो पहले उसके नौजवान या उसमें कार्यरत जो भी व्यक्ति है राष्ट्र का, वह क्या योगदान कर रहा है। जी वो वेस्ट तो नहीं है कहीं ऐसी बैठ के गांव में इमली का पेड़ देख के इमली गिन रहा, आम का पेड़, वो नहीं। जब आप अपने कार्यों को जानेंगे, जब आपके अंदर की जो क्षमताएं हैं उसको आप जब खोज करके और आगे बढ़ेंगे, वो कोई तो तराशता है, पत्थर तो सभी है, मूर्ति कैसे बन जाती है जब उसे कोई तराशता है। तो वही है स्किल इंडिया है, वो उसको तराशने का एक इंस्टीट्यूशन हो चुका है जी और अलग अलग जगहों पे इसे बिठाया गया है। अब इसमें आपने अभी एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, जापान के साथ एक संधि हुई जी, उस संधि में ये स्किल जो वहाँ के जापानीज जो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे उसमें अपने यहाँ स्किल्ड करके उन्हें डाला जाएगा जी और वो उस कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरिंग में योगदान देंगे। जी तो क्या हुआ, स्किल हमारे लोग हो गए और मैन्युफैक्चरिंग हो करके कंट्री को ही फिर फायदा मिला, नहीं तो वहाँ से लाते जी जैसे पहले यहाँ से लेबर ले जाते थे हमारे यहाँ से गन्ने की खेती के लिए, मॉरिशस था, सुरेनाम था, फिजी था, तो क्योंकि वो उस कला में निपुण थे तो यहाँ से चले आते थे। आज हम बाहर न जाके हम भारत को ही उस दिशा में ले जाएं जहाँ पे ये स्किल हो करके और ये उस कार्य में योगदान दे और उस योगदान से हमारे इनपुट्स आएंगे ना। बाहर जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, जब हमारी प्रोडक्शन होगी तभी आएगी, और प्रोडक्शन करने के लिए हमें फिर से वो चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग इस कंट्री में हो तो पहले स्किल चाहिए जी। जब स्किल होगा तो मैन्युफैक्चरिंग होगी। बिल्कुल बिल्कुल आनंद जी जिस प्रकार से बता रहे हैं स्किल इंडिया के बारे में, वह काफ़ी महत्वपूर्ण बातें इन्होंने बताई इसमें। अब हम आएंगे राकेश जी के पास। आयुष्मान भारत, इसको इस नाम को कह सकते हैं कि कई लोगों तक और कई इसकी राशि से कई लोगों तक सीधे तौर पर बेनिफिट हुई है, तो हम जानेंगे इसको और भी आसान कैसे बनाया जाए। आयुष्मान भारत कार्ड जो वो बनाने की बात होती है, या आयुष्मान भारत से ही हम पहले ले लेते हैं कि इससे लोगों को कैसे आप देखते हैं, इससे फ़ायदा हुआ है, कितने लोगों को हुआ है, ये क्या इसको आने में भारत में आने में देरी हो गई, इन सभी चीज़ों को कैसे देखते हैं राकेश जी? रवि जी, देरी तो हुई है जी। 65 साल हो गया इसको देश में उतरने में जी। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, किन्हीं कारणों से नहीं हुआ। सोच की कमी, क्षमता की कमी, पैसे की कमी, उन कारणों में जाने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आज के डेट में जो ये आयुष्मान भारत है, देखिए रवि जी, एक खेत में 10 आदमी काम कर रहा हो, 5 आदमी को ट्यूबरक्लोसिस हो और 5 आदमी ठीक हो, तो 5 आदमी कम काम करेगा जी। देश की उन्नति कम होगी, परिवार की उन्नति कम होगी, समाज की उन्नति कम होगी, राष्ट्र की उन्नति कम होगी। हर व्यक्ति का हक है कि वो स्वस्थ रहे जी, प्रसन्न रहे। और एक मेरा प्रश्न है रवि जी आपसे, आप तो हमसे प्रश्न कर रहे हैं जी। इस देश का हर व्यक्ति हर मंदिर में जा सकता है, तो इस देश का हर व्यक्ति हर हॉस्पिटल में क्यों नहीं जा सकता है? बिल्कुल, मतलब आपका सीधे कहना है कि प्राइवेट अस्पतालों में
प्राइवेट अस्पतालों में एक आदमी बाहर से टुकुर टुकुर देख रहा है, उसके पैर का हड्डी टूट गया और पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है, और वो सरकारी अस्पताल में जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री को ये गवारा नहीं था, उन्होंने पूरे देश को इंश्योर्ड कर दिया। इस देश में जो भी गरीब है, वंचित है, आमदनी जिसका कम है, ऐसे करोड़ों लोगों को मुफ्त में इलाज दे दिया, 5 लाख रुपया तक। आयुष्मान भारत ये योजना के जरिए सीधे तौर पर लाखों लाख लोगों को फ़ायदा हुआ है। और एक बड़ी बात कहे कि वो अस्पताल के आगे अब टुकुर टुकुर देखना नहीं है, आप जाके इलाज करवाएं, आप जाके वहाँ उसका सुविधा का लाभ लें। और साथ ही ये जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो ये योजना आया है, इसको आने में देरी भी हुई है, इसको लेकर भी खूब चिंतन मंथन चल रहा है, मगर उन सवाल जवाबों में जाना उतना उचित नहीं है, क्योंकि जो अभी है वह अभी है। तो अब हम कह सकते हैं कि राकेश जी, इससे कितने लोगों को और भी जैसे सुलभ बनाने की बातें आ रही है, आयुष्मान कार्ड बनने में कुछ लोग अलग अलग बातें बोलते हैं, देरी, ये कार्ड वो कार्ड, तो इस पर हमें कुछ विशेष दर्शकों के लिए जानकारी देंगे कि कैसे इसका कार्ड का और आसानी। रवि जी, अभी तक आयुष्मान भारत का जो कार्ड है, इससे देश में 4 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं जी। आप सोचिए, 4 करोड़ लोग 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करवा चुके हैं जी। ये एक बहुत बड़ा संख्या है जी। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं। इस दुनिया में आधे से ज़्यादा देश की आबादी 4 करोड़ नहीं है। बिल्कुल। और इस देश में 4 करोड़ लोग अभी तक इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं जी। ये एक बहुत बड़ी बात है जी। और इतना ही नहीं, अभी तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने और प्रधानमंत्री ने ये घोषणा किया है कि जिन लोगों की आयु 70 वर्ष से ज़्यादा है जी, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी वर्ग के हो, किसी इनकम ग्रुप में हो जी, वो अगर 70 वर्ष से ज़्यादा के हैं तो 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का बेनिफिट वो ले सकते हैं जी। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और धीरे धीरे जैसे जैसे इस योजना का लाभ बढ़ता जाएगा, राशि बढ़ता जाएगा, लोगों तक पहुंच बढ़ता जाएगा और इस योजना का लाभ उठाने में या कार्ड बनवाने में उन लोगों को दिक्कत होती है जो लोग एलिजिबल नहीं है। तो अब हम आएंगे अगले सवाल पर। राकेश जी ने कई महत्वपूर्ण बातें बताई आयुष्मान भारत योजना को लेकर। आनंद जी हमें बताएंगे आत्मनिर्भर भारत के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में कि इसको विश्व गुरु बनने में क्या कुछ मदद मिलेगा इससे ज़्यादातर। देखिए, आत्मनिर्भर शब्द अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अगर इसे ध्यान से देखें तो पिता भी पुत्र को कहता है तुम कब आत्मनिर्भर होगे जी। ये तो विलंब हो गया जी। ये तो जब भारत आज़ाद हुआ उसी समय से इस दिशा में दृष्टि रखनी चाहिए थी जी। लेकिन चलिए, देर आए सवेर आए। अगर आज एक सेक्टर में छूता हूँ, बहुत सारे हेल्थ केयर हैं, बहुत सारे, लेकिन डिफेंस छू देता हूँ मैं जी। आज डिफेंस में हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, सारा कुछ बाहर से आता था। बिल्कुल। आज हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हम एक्सपोर्ट करेंगे। देखिए, यहीं पे एक आत्मनिर्भर की बात आ गई कि करोड़ों रुपया, अरबों रुपया आज के दिन में भारत जो है वह अपने आप विकसित करके और आत्मनिर्भर हो रहा है, विदेशों में दे रहा है। अब इसके लिए बहुत सारे विस्तार है, स्वरूप इसके बहुत हैं, लेकिन मैंने एक सेक्टर को सिर्फ आपको छू कर दिखाया जहां अरबों रुपया फाइटर एयरक्राफ्ट जो विकसित भारत बनने में मदद कर रहा है। तो साथ ही केंद्र सरकार की इन योजनाओं के बारे में हम अपने अतिथियों से जान समझ रहे थे। समय का अभाव है। आनंद जी हमारे साथ थे और साथ ही राकेश जी, इन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि इन दोनों ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उससे लोगों को कैसे लाभ पहुंच रही है और कैसे लाभ और मिले, इसको लेकर यह बता रहे थे, जानकारियां दे रहे थे। साथ ही और भी सवाल जवाब करने का कह सकते हैं कि मन मिजाज था कि और भी लोगों को हम बताएं केंद्र सरकार के बारे में योजनाओं को लेकर। जैसा कि हम बता चुके कि समय का अभाव है, तो आप सभी दर्शकों से हम विदा चाहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही कहेंगे। नमस्कार।